आज के अखबार में एक चौंकाने वाली खबर आई है। जीएसटी डिपार्टमेंट के 50 अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आसपास लगभग 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदा है। जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारी जिनका काम है जीएसटी को इकट्ठा करना, सरकार को देना, वो जीएसटी इकट्ठा करके सरकार को नहीं दे रहे थे, बल्कि जीएसटी के बदले कुछ लोगों से मिली भगत करके पैसा वहां कालाधन इकट्ठा कर रहे थे और वो पैसा उन्होंने लखनऊ के आसपास लगा दिया। दूसरी खबर राजस्थान से है, जहां ये एक पूरा नेटवर्क पाया गया है कि किस तरीके से फर्जी एफआईआर, फर्जी जो डॉक्यूमेंट है वहां पे डील क्या होती है। सच्चाई तो ये है, सरकार गांधीवादी हो, समाजवादी हो, राष्ट्रवादी हो, अंबेडकरवादी हो, पेरियारवादी हो, शासक लोहियावादी हो या कोई भी हो, लेकिन भ्रष्टाचार रत्ती भर भी कम नहीं हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ईमानदार है, मैं तो कहता हूं दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री है। इसके बावजूद बनारस में रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। अमित शाह जी बहुत मेहनती हैं, बड़ा उनका खौफ भी रहता है, लेकिन सच्चाई ये है गांधीनगर में उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। माननीय योगी जी भारत के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई है गोरखपुर में भी रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। और भ्रष्टाचार का रेट लगभग हर जगह एक समान है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कश्मीर हो, केरल हो, कर्नाटक हो। जमीनी स्तर का जो भ्रष्टाचार है उसका रेट भी लगभग हर जगह थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी एक समान है। उदाहरण के लिए फर्जी एफआईआर 10 से 20 हजार रुपए पूरे देश में, आप किसी भी सरकार किसी की हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, फर्जी एफआईआर 10 से 20 हजार में हो जाती है। एफआईआर लगाने का रेट 50 हजार से 1 लाख रुपए है। गिरफ्तार नहीं करने का रेट 50 हजार से 1 लाख रुपए है। केस से नाम निकालने का रेट लगभग 1 लाख रुपए से 1 से 2 लाख रुपए है। मुकदमे में अगर नामजद नहीं करना है उसका रेट भी 1 से 2 लाख रुपए है। चालान पेश नहीं करने का रेट 50 हजार से 1 लाख रुपए है। अगर कोई जमीन विवाद हो गया तो उस समय पुलिस के पास अधिकार होता है उसको ये कह के पल्ला झाड़ ले, भैया जमीन विवाद है तो सिविल डिस्प्यूट है, लेकिन उसके पास अगर चाहे तो मुकदमा भी दर्ज कर सकता है, जेल में भी डाल सकता है। तो इस तरीके से जमीन विवाद का जो रेट है वो लगभग 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए है, डिपेंड करता है वो जमीन कितनी महंगी है, खेत है, गाँव की जमीन है या शहर की जमीन है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन का रेट 2000 रुपए, किसी की सरकार हो, राष्ट्रवादी सरकार हो, समाजवादी सरकार हो, लोहियावादी सरकार हो, अंबेडकरवादी सरकार हो, किसी की सरकार हो। इसी तरीके से पार्किंग का रेट आपने देखा होगा ना, बहुत सारी सरकारी पार्किंग नहीं होती, प्राइवेट लोग वहां पार्किंग का गाड़ियों से पैसा लेते रहते हैं, वो थाने से मिली भगत करके होता है। तो पार्किंग जो काम करते हैं उसका भी रेट 50 हजार रुपये महीना, मतलब थानेदार को 50 हजार रुपये देते हैं, उसके बदले में पार्किंग चलाते रहते हैं। दारू के ठेके का रेट 10 हजार रुपये है। 10 हजार रुपये तब जब दारू एकदम ईमानदारी से दारू का काम हो। अगर वो ठेका देर तक खुलेगा, मान लो 10 बजे रात को बंद करना और 11 बजे तक चलेगा, तो ठेके का रेट लगभग 50 हजार रुपये है। इसी तरीके से फर्जी आधार बनाने का रेट 1000 से 2000 है। बिहार वगैरह में 1000 में बन जाता है, यूपी में, दिल्ली में 2000 में बनता है। राशन कार्ड, फर्जी राशन कार्ड का रेट लगभग 2000 रुपये। बर्थ सर्टिफिकेट का रेट भी लगभग 2000 रुपये। निवास प्रमाण पत्र का रेट भी लगभग 2000 रुपये। ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का रेट भी 3 से 4000 रुपये है। जनधन खाता खुलवाने का रेट, आप भारत के नहीं हो, आप विदेशी हो, आपके पास केवल 1-2 डॉक्यूमेंट है तो भी जनधन खाता खुल जाएगा, उसका रेट 2 से 3 हजार रुपये है। आयुष्मान कार्ड, आप पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, कोई बात नहीं, आप 3000 रुपये दीजिए, 2 से 3 हजार रुपये आपको आयुष्मान कार्ड भी मिल जाएगा। अच्छा, जब 10 से 12 हजार रुपये में ये 4-5 डॉक्यूमेंट बन गया तो फिर मुद्रा लोन भी मिल जाएगा, फिर तो मुफ्त में राशन भी मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास, आप बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, कुकी हो, भारत विदेशी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 से 15 हजार रुपये खर्च करिए, प्रधानमंत्री आवास आपको पहले मिल जाएगा, बाकी लोगों को बाद में मिलेगा। ये कड़वी सच्चाई है और इसके समाधान के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। मैं बार बार कहता हूं, भारत में जो समस्याएं चल रही हैं वो शासक बदलने से ठीक नहीं होंगे। वर्तमान नेतृत्व हमारा दुनिया का सबसे ईमानदार, सबसे राष्ट्रवादी, सबसे मेहनती नेतृत्व है। इसके बावजूद चाहे वो लेखपाल हो, चाहे पटवारी हो, चाहे वो हवलदार हो, चाहे वो पेशकार हो, चाहे वो थानेदार हो, चाहे तहसीलदार हो, उसका भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा और आम जनता उसी के भ्रष्टाचार से परेशान है। सच्चाई ये है, दुनिया का सबसे ईमानदार नेतृत्व हमारा है, इसके बावजूद न घूसखोरी कम हो रही है, न कमीशन खोरी कम हो रही है, न जमाखोरी कम हो रही है, न सूदखोरी कम हो रही है।
दुनिया का सबसे मेहनती ईमानदार राष्ट्रवादी हमारा नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। इसके बावजूद न नशा तस्करी रुक रही है, न हथियार तस्करी रुक रही है, न गौ तस्करी रुक रही है, न चंदन तस्करी रुक रही है, न मानव तस्करी रुक रही है। दुनिया में सबसे मेहनती और राष्ट्रवादी हमारी सरकार है, इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा अपहरण, महिलाओं का अपहरण भारत में हो रहा है। हर साल लगभग 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लफ्ज़ जिहाद भारत में हो रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फर्जी डॉक्यूमेंट भारत में बनाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पर्चा भारत में लीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं बदला। शासक बदलने से भ्रष्टाचार अपराध कम नहीं होता। जैसे डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से, वैसे शासक बदलने से भ्रष्टाचार कम नहीं होता, अपराध कम नहीं होता, अराजकता कम नहीं होती। उदाहरण के लिए सिंगापुर में XYZ कोई प्रधानमंत्री बन जाए, सिंगापुर में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, ड्रग कारोबार नहीं हो सकता। अमेरिका में XYZ कोई राष्ट्रपति बन जाए, अमेरिका में कोई जाके फर्जी वहां के डॉक्यूमेंट नहीं बनवा सकता। जापान में XYZ कोई प्रधानमंत्री बन जाए, जापान में न कोई जासूसी करेगा न गद्दारी करेगा। शिक्षा में इतना संस्कार है, कानून का तगड़ा खौफ है। दुर्भाग्यवश भारत में 75 वर्ष के बावजूद न हमने शिक्षा का भारतीकरण किया और न हमने कठोर कानून बनाए। न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी वसूली कर रहे, GST डिपार्टमेंट वाले भी वसूली कर रहे, टोल टैक्स वाले भी वसूली कर रहे, बिजली विभाग के JEE एक्सियन भी वसूली कर रहे, नगर निगम वाले भी वसूली कर रहे। जो जिसको जहां मिल रहा है वही वसूली कर रहा है। और जमीनी स्तर पे थोड़ी भी वसूली कम नहीं हुई है, थोड़ा भी। मतलब ईमानदारों के लिए भारत में रहना मुश्किल है। ईमानदारी के साथ जाके भारत में सरवाइव करना बहुत मुश्किल काम है। भारत में सरवाइव करने के लिए या तो विधायक से परिचय होना चाहिए, या तो सांसद से परिचय होना चाहिए, या किसी अधिकारी से परिचय होना चाहिए, या कोई रिलेटिव, कोई ऐसा सांसद विधायक हो, मंत्री हो, तब जाके आप अपना काम करा सकते हैं। सांसद विधायक के लिए, सांसद और विधायक के घर में सुबह से लाइन लगी पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से लोग अपना काम करते नहीं। सिटीजन चार्टर हमने लागू नहीं किया, जुडिशियल चार्टर हमने लागू नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर हमने लागू नहीं किया, पुलिस चार्टर हमने लागू नहीं किया। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए हमने नियम कानून नहीं बनाए। जजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए हमने नियम कानून नहीं बनाए। इसलिए हो ये रहा है, सब कुछ आगे हो रहा है, भौतिक विकास हो रहा है, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, लेकिन नीचे जमीनी स्तर पे खुशहाली नहीं आ रही है। लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं। अच्छा, चूंकि इतना भ्रष्टाचार है तो जिसको जब मन करता दूसरों की जमीन पे, आप किसी भी लेखपाल पटवारी को 10-20 हज़ार रुपए दीजिए, किसी की जमीन होगा आपके नाम कर देगा। ये हालत भी चल रही है, सच्चाई ये भी है। तहसील में आप देख लीजिए, जमीन किसी और की होती है, उसको पता ही नहीं चलता, कोई और बेच के चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ। इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि भारत में जो समस्याएं चल रही हैं, इसका एक ही समाधान है, सिस्टम बदला जाए। पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया जाए, एजुकेशन रिफॉर्म किया जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब कानून का खौफ होगा। चीन में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त की जाती है और नागरिकता खत्म की जाती है और फांसी दी जाती है। चीन में अभी कुछ दिन पहले एक मंत्री को फांसी दिया, उसके पहले एक मंत्री को फांसी दिया। चीन में अभी एक कंपनी के GM को फांसी दिया। हम चीन जैसा कानून भारत में क्यों नहीं बना रहे? सिंगापुर में ड्रग कारोबार को जघन्य अपराध माना जाता है। सीधे सीधे अगर अब एक व्यक्ति के पास 1 किलो गांजा मिला था, सीधे उठा के फांसी दे दिया। यहाँ तो कुंटल गांजा मिल रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हमने कानून नहीं बदला। मैं पूछना चाहता हूं कि सिंगापुर जैसा नशा, जो ड्रग स्मगलिंग वाला कानून, उसको भारत में हम क्यों नहीं बना रहे? घुसपैठियों के खिलाफ अमेरिका जैसा कानून हम भारत में क्यों नहीं बना रहे? जासूसों और गद्दारों के खिलाफ जैसे जापान में कानून है, वैसा हम कानून क्यों नहीं बना रहे? हम दुनिया के बाकी देशों से एयरपोर्ट में तुलना करते हैं, हाईवे में तुलना करते हैं, बुलेट ट्रेन में तुलना करते हैं, बाकी तुलना करते हैं। दुनिया के हम सिस्टम्स के साथ तुलना क्यों नहीं कर रहे? एक जमाना था जब हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा था, आज सबसे वर्स्ट है। एक जमाना था जब भारत की प्रशासनिक व्यवस्था दुनिया में सबसे अच्छी थी, आज की डेट में वर्स्ट है। एक जमाना था जब भारत का जुडिशियल सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा था, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे राजा विक्रमादित्य हो, चाहे रानी अहिल्याबाई होलकर हो। कैटेगरी थी जस्टिस विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर न्याय, जस्टिस विद इन डे, 1 दिन के अंदर न्याय। तीसरी कैटेगरी जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह के अंदर न्याय। चौथी कैटेगरी थी एक्सेप्शनल केस में जस्टिस विद इन मंथ, 1 महीने में न्याय होता था। और आज
जस्टिस विद इन डिकेड भी नहीं हो रहा है, 1 डिकेड में भी नहीं हो पा रहा, 2 डिकेड 3 डिकेड, मतलब 1 दशक 2 दशक 3 दशक 4 दशक चलना पड़ रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, भारत को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, नियम कानून बदलने की मांग करिए, और नहीं तो सरकारें बदलेंगी, न घुसपैठ रुकेगी, न धर्मांतरण रुकेगा, न जनसंख्या विस्फोट रुकेगा, न लब जिहाद रुकेगा, न लैंड जिहाद रुकेगा, न भ्रष्टाचार रुकेगा, न अपराध रुकेगा, न अराजकता रुकेगी। शासक बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती, व्यवस्था बदलने से भ्रष्टाचार अपराध रुकता है।